नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो मापन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 15 प्रश्न मापन एवं मूल्यांकन से सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने प्रश्न कर चुके थे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक दूसरा है, पार्ट 2 है और ये भी इसमें भी जो 15 प्रश्न है वो सभी मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड हैं। तो अगर आप पहले थ्योरी वाला पोर्शन वाले वीडियो नहीं देखोगे तो उसको पहले देखेगा, फिर प्रैक्टिस सेट 1 जो मापन एवं मूल्यांकन का दिया गया है उसको देखेगा, उसके बाद ही इस दूसरे प्रैक्टिस सेट मापन एवं मूल्यांकन वाले पार्ट के देखिएगा। और एक चीज आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक चीज आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप जाकर ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है और कंप्यूटर टाइपिंग द्वारा वो नोट्स बनाए गए हैं। तो सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम पर है, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ले सकते हैं और फॉलो भी कर लीजिएगा। और एक चीज आपको बता दें कि आज का हमारा जो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि मापन एवं मूल्यांकन का दूसरा पार्ट है। प्रश्न नंबर 15 हमने पिछले पार्ट में कर चुके थे, ये दूसरा है, इसमें 16 से स्टार्ट करना था। प्रश्न नंबर 16 करा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। नहीं वाले शब्द को ध्यान से आप पढ़िएगा, कई प्रश्न ये गलत भी करा देते हैं नहीं वाले प्रश्न। ऑप्शन ए है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्यापक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। बी इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। और सी इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना किया जाता है। और डी मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो इसमें से नहीं ऑप्शन आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग को जो प्रदर्शित करेगा वही चुनना है। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली चलते हैं। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये नहीं किया जाता है। सिर्फ परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आप उसको अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विशेषता भी नहीं है और उसके अंतर्गत आता भी नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हमें सभी क्षेत्रों के आधार पर उसका जो है उनको विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है, ना कि सिर्फ अंक के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 17 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। फिर भी यहाँ नहीं आ गया है, ध्यान रखिएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में कौशल, ऑप्शन बी छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, और सी छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, और डी छात्रों के व्यक्तिगत कौशल एवं रुचि एवं अभिवृत्ति का। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कभी आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पर आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ये निगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहा है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18 है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षकों के लिए है कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ऑप्शन में से ढूंढ कर बताना है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। ऑप्शन बी है छात्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। और सी है विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। और डी है बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आपको बताना है। निगेटिव मार्किंग के लिए शिक्षक के लिए जो आवश्यक कार्य नहीं है उसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए सी वाले विकल्प पर देखते हैं, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर
उनके बीच तुलना करना ये निगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। संवेदनशील रहना चाहिए, सूचनाओं को एकत्र करना चाहिए शिक्षक को, और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध भी करना चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं करना चाहिए शिक्षक के लिए, तो वो सी वाला ही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 9, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है, इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। मतलब उन चीज़ों पर लिखता है और उसके आधार पर उस सूचनाओं के आधार पर वो उनका मूल्यांकन करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है जांच सूची, बी है प्रश्नावली, सी है निरीक्षण और डी है साक्षात्कार या इंटरव्यू कह सकते हैं। तो देखिए, जब किसी भी बच्चे के बारे में, भाषाओं के बारे में, संवेदनशील के बारे में, खेल के जो व्यवहार हैं उनको लिख कर और उनकी सूचनाओं के आधार पर उनका जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो जांच सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 प्रश्न कर रहा है कि मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। मूल्यांकन द्वारा क्या पता चलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बच्चों के मानसिक विकास का, बी छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, सी छात्रों के सामाजिक विकास का और डी है छात्र की सोच का। तो किसका पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा वो आपको बताना है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से होगा बी वाला, छात्रों की शैक्षिक स्थिति और प्रगति का पता चलता है। तो 20 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है, क्यों है भैया? ऑप्शन है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, और सी है छात्रों की आधिकारिक तंग करने में, कक्षा को आधिकारिक तंग करने में, और डी है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन करने में। तो दैनिक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो वो लाभकारी क्यों होता है? दैनिक का मतलब अपने जीवन में जो निरंतर जो मूल्यांकन परिस्थिति के अनुसार किया जाता है उसी को कहा गया है। तो उससे बालकों की तत्कालिक जो शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया, ये लाभदायक होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं या प्रयोग किया जाता है। तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का, जो तत्काल में उसकी जो शैक्षिक स्थिति है, कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, उसका पता लगाने के लिए ये लाभदायक होता है दैनिक मूल्यांकन। तो बी वाला ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं। मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं, तो क्या मापन करते हैं गुणात्मक पक्ष में? ऑप्शन ए साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, बी छात्रों के गुणों को स्पर्श द्वारा, सी लिखित द्वारा, मौखिक परीक्षण द्वारा। तो किसके द्वारा मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा जो है उसके गुणात्मक पक्ष यानी गुणों का मापन किया जाता है। अवलोकन ही कर तो किसी के बच्चे के गुण के बारे में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी बी वाला ऑप्शन छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, ये गलत है। उसके गुणों को स्पर्श कैसे आप कर सकते हैं यार? ये बी वाला विकल्प गलत है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 मूल्यांकन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? मूल्यांकन करते समय ऑप्शन ए है प्रिय छात्रों को अधिक अंक देंगे, ऐसा करेंगे आप। बी वाला विकल्प मूल्यांकन निष्पक्ष करेंगे। सी वाला विकल्प मजबूरी व सिफारिश करने वाले छात्रों को अच्छे अंक देंगे, और डी उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन करते समय आप क्या करेंगे? तो आपको वही करना है जो आपका कर्तव्य कहता है, और वह है मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए या करेंगे। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 शिक्षण बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को बार बार दोहराया जाए, गृह कार्य दिया जाए, सी वाला ऑप्शन छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और डी छात्रों का मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ किया जाए। बेस्ट ऑप्शन इसमें से आपको चुनना है। सही तो सभी लग रहे हैं मुझे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें से आपको चुनना है और वो है डी वाला विकल्प।
छात्रों के मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ किया जाना चाहिए। यही शिक्षण बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, बी वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, और डी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। विद्यालय जो बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्यार्थी आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यार्थी आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो आधारित होता है बी वाला ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बाह्य परीक्षक जो आते हैं परीक्षा लेने के लिए बच्चों के लिए, उनकी अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से, जो शिक्षक उसमें पढ़ाता है वो बेहतर तरीके से जानता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा। क्योंकि उनको निरंतर उनके पास रहता है, उनकी गतिविधियों को देखता है, तो वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों के बेहतर तरीके से जान सकता है। ना कि जो बाह्य परीक्षक आते हैं और धीरे से परीक्षा लेंगे बच्चों का और चले जाएंगे, तो वो क्या जान सकते हैं बच्चों के बारे में। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 25 का। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि प्रश्न करते समय साक्षात्कारकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना होता है। जो मतलब जो इंटरव्यू लेता है उसको किन बातों पर ध्यान रखना है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रश्न क्रमबद्ध हो, ऑप्शन बी प्रश्न सरल व स्पष्ट हो, और तीसरा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसमें से कूट के आधार पर आपको चुनना है कि कौन एक साक्षात्कार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, साक्षात्कार को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन 3 पॉइंट में से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि प्रश्न पत्र की क्रमबद्धता का ध्यान रखना है, प्रश्न की सरल व स्पष्टता का भी ध्यान रखना है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको अपनी अभिव्यक्ति की अवसर ही नहीं देंगे तो उसका मतलब ही क्या होता है, वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है, अपने बारे में जो बातें बताना होता है वो कैसे बता सकता है खुलकर। तो तीसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा पॉइंट गलत है, ऑप्शन पहला और दूसरा वाला सही है। तो इस तरह हमारा सी वाला कूट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें, मानी बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें ऑप्शन ए कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, और सी है कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, और डी है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब बच्चे सीख रहे हैं और सिखाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं तो उस समय उस कार्य को किस प्रकार करें कि उसकी जानकारी उन्हें कब आप दे सकते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसको कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए ताकि उसकी कमियां जो होगी उसको सुधार करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, तो उसी वक्त उसको जानकारी उसकी कमियों को देना है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए है लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी लिखित मौखिक दोनों परीक्षणों के आधार पर, और डी प्रेक्षण के आधार पर। तो कैसा होना चाहिए जो है आपको बताना है। तो देखिए सतत एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो वो तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। डी वाला विकल्प जो है हमारा 28 का सही हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि साक्षात्कार जिसे आंग्ल भाषा में इग्लू कहते हैं, आंग्ल भाषा इग्लू अंग्रेजी भाषा में इग्लू हम पढ़ रहे हैं यार, सॉरी, इंटरव्यू कहते हैं। आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में जो विदेशी भाषा में, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार को। तो सही बात है। इसकी उत्पत्ति इंटर हाई शब्द से हुआ है, यानी कि इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहा है तो इंटर हाई शब्द से हुआ है। इंटर हाई शब्द किस भाषा का शब्द है, इसमें से आपको बताना है। तो इंटर हाई शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह है फ्रेंच भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, मूल्यांकन की वैधता से तात्पर्य है। मूल्यांकन की वैधता से तात्पर्य क्या है? थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने डिटेल में पढ़ा था। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, व्यवहारिकता, ये सभी मैंने बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में डिटेल में, तो जाकर थ्योरी वाला पोर्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है मूल्यांकन की वैधता है कि वह मापन करे जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, और बी मूल्यांकन कुशल अध्यापकों द्वारा संपन्न हुआ हो, और सी मूल्यांकन पूर्णतः निष्पक्ष आदर्श परिस्थिति के अनुकूल हो, और डी बालक का समग्र मूल्यांकन हो। तो मूल्यांकन की वैधता से तात्पर्य का मतलब क्या होगा? वो होगा कि मूल्यांकन की वैधता की वही मापन करे, यानी कि मूल्यांकन की वैधता है कि वही मापन करे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। मतलब ये कहने का है कि अगर आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं जिस उद्देश्य से, अगर वो मूल्यांकन मतलब वो प्रश्न आपके उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो उसकी वैधता कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मूल्यांकन टॉपिक से रिलेटेड 30 प्रश्न मैंने आपको करा दिया हूँ। आप लोगों का ही कहना था कि हर टॉपिक के रिलेटेड एक एक टॉपिक पढ़ाइए, तो मैंने टॉपिक ही स्टार्ट कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।